दोस्तों, आज की कहानी का नाम है पिताजी ने मेरे लिए क्या किया है। तो आइए सुनते हैं कहानी। अजी सुनते हो, राहुल को कंपनी में जाकर टिफ़िन दे आओगे क्या? क्यों, आज राहुल टिफ़िन लेकर नहीं गया? शरद राव जी ने पूछा। आज राहुल की कंपनी के चेयरमैन आ रहे हैं, इसलिए राहुल सुबह 7 बजे ही निकल गया था और इतनी सुबह खाना तो बन ही नहीं पाया था। ठीक है, दे आता हूँ मैं। शरद राव जी ने हाथ का पेपर रख दिया और वो कपड़े बदलने के लिए कमरे में चले गए। पुष्पाबाई ने राहत की सांस ली। शरद राव तैयार होते हुए, मतलब उसके और राहुल के बीच हुआ विवाद उन्होंने नहीं सुना था। विवाद भी आखिर कैसा? हमेशा की तरह राहुल का अपने पिताजी पर दोषारोपण करना और पुष्पाबाई का अपने पति के पक्ष में बोलना। विषय भी वही, हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या किया। मेरे लिए क्या किया है मेरे पिताजी ने? माँ, मेरे मित्र के पिताजी भी शिक्षक थे, पर देखो उन्होंने कितना बड़ा बंगला बना लिया। नहीं तो एक ही हमारे पापा हैं, अभी तो हम किराए के मकान में ही रह रहे हैं। राहुल, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पापा घर में बड़े हैं और 2 बहनों और 2 भाइयों की शादी का खर्चा भी उन्होंने ही उठाया था। सिवाय इसके तुम्हारी बहन की शादी का भी खर्चा उन्होंने ही किया था। अपने गांव की ज़मीन की कोर्ट कचहरी भी लगी ही रहती है। ये सारी जवाबदारियां किसने उठाई? क्या उपयोग हुआ इसका? उनके भाई बहन बंगलों में रहते हैं। कभी भी उन्होंने ये सोचा कि हमारे लिए जिस भाई ने इतना कष्ट उठाया है उसे एक छोटा सा मकान भी नहीं बनाया, तो हम ही उन्हें एक मकान बनाकर दे दें। शनि, रवि, सोम, एक क्षण के लिए पुष्पाबाई की आंखें भर आईं। क्या बताएं अपने जन्म दिए पुत्र को कि तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया? कैसे पूछ रहा है। फिर बोली, तुम्हारे पापा ने अपना कर्तव्य निभाया, भाई बहनों से कभी कोई आशा नहीं रखी। राहुल मूर्खों जैसी बातें करता हुआ बोला, अच्छा तो ठीक है, उन्होंने 1000 बच्चों की ट्यूशन्स की। यदि उनसे फीस ही ले लेते तो आज हम पैसों में खेल रहे होते। आजकल के क्लासेस वालों को देखो, इम्पोर्टेड गाड़ियों में घूमते हैं। ये तुम सच बोल रहे हो, परंतु तुम्हारे पापा जी का तत्व था कि ज्ञान दान का पैसा नहीं लेता। उनके इन्हीं तत्वों के कारण उनकी कितनी प्रसिद्धि हुई है और कितने पुरस्कार मिले हैं, इसकी कल्पना भी है तुम्हें? ये सुनते ही राहुल एकदम नाराज़ हो गया। क्या चाटना है इन पुरस्कारों को? उन पुरस्कारों से घर थोड़े ही बन जाएगा। पड़े पड़े धूल खाते हैं, कोई नहीं पूछता उनको। इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। राहुल ने दरवाज़ा खोला तो शरद राव खड़े थे। पापा ने उनका बोलना तो नहीं सुना, इस डर से राहुल का चेहरा उतर गया। परंतु शरद राव बिना कुछ बोले अंदर चले गए और वो बात वहीं पर ख़त्म हो गई। ये था पुष्पाबाई और राहुल के कल का झगड़ा। पर आज शरद राव ने टिफ़िन साइकिल में अटकाया और तपती धूप में औद्योगिक क्षेत्र की राहुल की कंपनी के लिए निकल पड़े। 7 किलोमीटर दूर कंपनी तक पहुंचते पहुंचते उनका दम फूल गया था। कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। राहुल पाटिल साहब का टिफ़िन देना है, अंदर जाऊं क्या? अभी नहीं, साहब आए हुए हैं, गार्ड बोला। चेयरमैन साहब आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है, किसी भी क्षण वो मीटिंग ख़त्म करके आ सकते हैं। तुम बाजू में ही रहना, चेयरमैन साहब को आप दिखना नहीं चाहिए। शरद राव थोड़ी देर तक तो
धूप में ही खड़े रहे। आसपास कहीं छाँव भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद बोलते बोलते 1 घंटा निकल गया। पाँव में उनके दर्द उठने लगा था, इसलिए शरद राव वहीं एक तप्त पत्थर पर बैठ गए। तभी गेट की आवाज़ आई। शायद मीटिंग ख़त्म हो गई होगी। चेयरमैन साहब के पीछे पीछे कई अधिकारी और उनके साथ राहुल भी बाहर आया। उसने अपने पिताजी को वहाँ खड़े देखा तो मन ही मन नाराज़ हो गया। चेयरमैन साहब कार का दरवाज़ा खोलकर बैठने ही वाले थे, तभी उनकी नज़र शरद राव की तरफ उठ गई और कार में ना बैठते वो वैसे ही बाहर खड़े हो गए। वो सामने कौन खड़ा है? उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। अपने राहुल सर के पिताजी हैं, उनके लिए खाने का टिफ़िन लेकर आए हैं, गार्ड ने कंपकपाती हुई आवाज़ में कहा। बुलवाइए उनको। जो नहीं होना था वो हो गया। राहुल के तन से पसीने की धाराएं बहने लगीं। क्रोध और डर से उसका दिमाग सुन्न सा होने लग गया। गार्ड की आवाज़ देने पर शरद राव पास आए। चेयरमैन साहब आगे बढ़े और उनके समीप पहुँचे। आप पाटिल सर हैं ना? जीएन हाई स्कूल में शिक्षक थे शायद आप। हाँ, आप कैसे पहचानते हैं मुझे? कुछ समझने के पहले ही चेयरमैन साहब ने शरद राव जी के चरण छू लिए। सभी अधिकारी और राहुल वो दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सर, मैं आतिश अग्रवाल, आपका विद्यार्थी। आप मुझे घर पर पढ़ाने आते थे। ओह हाँ हाँ, याद आया। अरे, आप तो बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हैं। चेयरमैन साहब हंस दिए, फिर बोले, सर आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? आइए अंदर चलते हैं, बहुत बातें करनी है आपसे। सिक्योरिटी गार्ड से, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बिठाया? गार्ड ने चुपचाप सर नीचे झुका लिया। ये देखकर शरद राव ही बोले, उसकी कोई गलती नहीं है। आपकी मीटिंग चल रही थी, आपको तकलीफ़ ना हो इसलिए मैं ही बाहर रुक गया था। ओह ओके ओके। चेयरमैन साहब ने शरद राव का हाथ अपने हाथ में लिया और उनको अपने आलीशान चैम्बर में ले गए। बैठी सर, अपनी कुर्सी की ओर इंगित करते हुए बोले। नहीं नहीं, ये कुर्सी तो आपकी है, शरद राव जी सकपकाते हुए बोले। सर, आपके कारण ही तो मुझे ये कुर्सी मिली है, इसलिए पहला हक आपका है। चेयरमैन साहब ने ज़बरदस्ती उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। आपको मालूम नहीं होगा पवार सर, जनरल मैनेजर की ओर देखते हुए वो बोले, पाटिल सर नहीं होते तो आज ये कंपनी भी नहीं होती। मैं और मेरे पिताजी की अनाज की दुकान ही मैं संभाल रहा होता। राहुल और जीएम दोनों ही आश्चर्य से उनकी ओर देख रहे थे। स्कूल समय में मैं बहुत ही दब्बू विद्यार्थी था। जैसे तैसे मुझे 9वीं कक्षा तक पहुंचाया गया। शहर की सबसे अच्छी क्लासेस में मुझे एडमिशन दिलाया गया, परंतु मेरा ध्यान कभी पढ़ाई में लगा ही नहीं। उस पर अमीर माँ बाप की औलाद दिन भर स्कूल में मौज मस्ती और मारपीट करना, शाम की क्लासेस में बंक मारकर मूवी देखना, बस यही मेरा शगल था। माँ को वो सहन नहीं होता। उस समय पाटिल सर कड़े अनुशासन और उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। माँ ने उनके पास मुझे पढ़ाने की विनती की, परंतु सर के छोटे से घर में बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, इसलिए सर ने पढ़ाने में असमर्थता दिखाई। पर मेरी माँ ने उनसे बहुत विनती की और हमारे घर आकर पढ़ाने के लिए मुंह मांगी फ़ीस देने के लिए कहा। सर ने फ़ीस के लिए तो मना कर दिया, परंतु अनेक प्रकार की विनती करने पर घर आकर पढ़ाने को तैयार हो गए। और जब पहले दिन सर मेरे घर आए तो हमेशा की तरह मैं शैतानी करने लगा। सर ने मेरी अच्छी तरह से धुनाई कर दी और उस धुनाई का असर ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप बैठने लगा। तुम्हें कहता हूँ राहुल,
पहले हफ्ते में ही मुझे पढ़ने में रुचि जागृत हो गई। तत्पश्चात मुझे पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ भी सुझाई नहीं देता था। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे कि अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषय भी मुझे जो पहले बहुत कठिन लगते थे अब सरल लगने लगे थे। सर कभी आते नहीं तो मैं व्यग्र हो जाता। 9वीं कक्षा में मैं दूसरे नंबर पर आया। माँ पिताजी को बहुत खुशी हुई। मैं तो जैसे हवा में ही उड़ने लगा था। 10वीं में मैंने सारी क्लासेस छोड़ दी और सिर्फ पाटिल सर से ही पढ़ने लगा। फिर 10वीं में मेरिट में आकर मैंने सबको चौंका दिया था। माय गुडनेस! पर सर फिर भी आपने सर को फीस नहीं दी? जनरल मैनेजर ने पूछा। मेरी माँ और पिताजी ने साथ में सर के घर पेड़े लेकर के मैं गया। पिताजी ने सर को 1 लाख रुपए का चेक दिया, पर सर ने वो लिया ही नहीं। उस समय सर क्या बोले थे वो मुझे आज भी याद है। सर बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपका लड़का ही बुद्धिमान है। मैंने सिर्फ उसे रास्ता दिखाया और मैं ज्ञान नहीं भेजता हूँ, मैं तो दान देता हूँ। बाद में सर के मार्गदर्शन में ही 12वीं में मुझे फिर से मेरिट मिली। बाद में बीई करने के बाद अमेरिका जाकर एमएस किया और अपने शहर में ही ये कंपनी शुरू कर दी। सर ने एक पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया और मैं ही नहीं, सर ने ऐसे अनेक असंख्य हीरे बनाए हैं। सर आपको कोटि कोटि प्रणाम। चेयरमैन साहब अपनी आंखों से आए अश्रु रुमाल से पोंछते हुए बोले, परंतु यह बात तो अद्भुत ही है कि बाहर शिक्षा का और ज्ञान दान का बाजार भरा पड़ा होकर भी सर ने 1 रुपया भी न लेते हुए हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया। न केवल पढ़ाया पर उनमें पढ़ने की रुचि भी जगाई। वाह सर, मान गए हम आपको और आपके आदर्श को। शरद राव जी की ओर देखकर जीएम ने कहा, अरे सर, ये व्यक्ति तत्वनिष्ठ हैं, पैसों और मान सम्मान के भूखे भी नहीं हैं। विद्यार्थी का भला तो यही एकमात्र उद्देश्य है इनका। चेयरमैन साहब बोले, मेरे पिताजी भी उन्हीं में से एक समय भूखे रह लेंगे, पर अनाज में मिलावट करके नहीं बेचेंगे। ये उनके तत्व थे। जिंदगी भर उसका पालन किया, ईमानदारी से व्यापार किया और उसका फ़ायदा आज मेरे भाइयों को हो रहा है। बहुत देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर चेयरमैन साहब ने शरद राव जी से पूछा, सर आपने मकान बदल लिया या आज भी उसी मकान में रहते हैं? उसी पुराने मकान में रहते हैं सर, शरद राव जी के बदले में राहुल ने जवाब दिया। इस उत्तर में पिताजी के प्रति छिपी नाराज़गी तत्पर थी। चेयरमैन साहब की समझ में आ गई। तय रहा फिर, सर आज मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। इसी शहर में मैंने कुछ फ्लैट्स ले रखे हैं, उसी में से एक 3 BHK का मकान मैं आपके नाम कर रहा हूँ। क्या? शरद राव जी और राहुल दोनों ही आश्चर्यचकित रूप से बोले, नहीं नहीं, इतनी बड़ी गुरुदक्षिणा मुझे नहीं चाहिए। शरद राव जी आग्रहपूर्वक बोले। चेयरमैन साहब ने शरद राव जी के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। सर प्लीज़ ना मत करिएगा और मुझे माफ़ करें। काम की अधिकता के कारण मैं आपकी गुरुदक्षिणा देने के लिए बहुत देर कर चुका हूँ। फिर राहुल की ओर देखते हुए उन्होंने पूछ लिया, राहुल तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं सर, जम गई है और जब तक रहने को अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक शादी नहीं हो सकती। ऐसी शर्त मेरे ससुर जी ने रखी थी अभी तक, इसीलिए शादी की डेट फिक्स नहीं हो पाई और फिर हॉल भी बुक नहीं किया। चेयरमैन साहब ने फ़ोन उठाया और किसी से बात करने लगे। समाधान करके चेहरे से फ़ोन हटाकर
धीरे से बोले, अब पिता की कोई बात नहीं, तुम्हारे मैरिज गार्डन का काम हो गया है। सागर लॉन्स तो तुम्हें मालूम ही होगा। हाँ सर जी, पर वो तो बहुत महंगा है। अरे तुम्हें कहाँ पैसे चुकाने हैं? सर के सारे विद्यार्थी सर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर को बस एक आवाज़ देने की ज़रूरत है। परंतु सर तत्वनिष्ठ हैं, ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं। इस लॉन्स का मालिक भी सर का ही विद्यार्थी है। उसे मैंने जब सिर्फ बताया तो वो हॉल ही नहीं, भोजन सहित संपूर्ण शादी का खर्च उठाने की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गया, और वह भी अपनी खुशी से। अब आप केवल तारीख बताओ और सामान लेकर वहाँ पर आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। राहुल अत्यधिक खुशी से हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद मुझे नहीं, अपने पिताजी को दो राहुल। ये उनकी ही पुण्य कमाई है। और मुझे एक वचन दो राहुल, सर की अंतिम सांस तक तुम उन्हें अलग नहीं करोगे और कभी भी उन्हें कोई दुख नहीं होने दोगे। मुझे जैसे ही मालूम चला कि तुम उन्हें दुख दे रहे हो तो ना केवल इस कंपनी से भगा दिए जाओगे, परंतु पूरे महाराष्ट्र भर के किसी भी स्थान पर नौकरी करने लायक नहीं रहोगे। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। चेयरमैन साहब कठोर शब्दों में बोले। नहीं सर, मैं वचन देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राहुल हाथ जोड़कर बोला। शाम को जब राहुल घर आया तब शरद राव जी किताब पढ़ रहे थे। पुष्पाबाई पास ही सब्जी काट रही थी। राहुल ने बैग रखा और शरद राव के पांव पकड़कर बोला, पापा मुझसे गलती हो गई। मैं आपको आज तक गलत समझता रहा। मुझे पता ही नहीं था कि आप इतने बड़े व्यक्तित्व लिए हुए हो। शरद राव जी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अरे अपना लड़का क्यों रो रहा है? पुष्पाबाई, मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। शायद कुछ अच्छा घटित हुआ है, इसीलिए पिता पुत्र में प्यार उमड़ रहा है। ये देखकर उनके नैनों से भी कुछ बूंदें गाल पर लुढ़क आई। सभी को जानना होगा कि अपने माता पिता से कभी ये ना कहें कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। जो भी कमाना हो स्वयं अर्जित करें। जो शिक्षा और संस्कार उन्होंने तुम्हें दिए हैं वही कमाने के लिए पथ प्रदर्शक रहेंगे। हमारे संस्कृति में कहा भी गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अपनी राय से अवगत ज़रूर कराइएगा।